press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. वाले एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक। तो देखते हैं चलो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B। तो हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे इसमें, जिसमें ए और बी को एक्यूट एंगल्स लेना है। तो एक्यूट एंगल्स कौन से होते हैं? जिसमें 90 डिग्री बन रहा होता है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं ए एंगल और यहाँ पर हम ले लेते हैं बी एंगल, क्योंकि ये दोनों एंगल एक्यूट एंगल्स हैं 90 से छोटे। तो सी को ले लेते हैं 90 डिग्री। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं, cos A इज इक्वल टू cos B। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ cos A इज इक्वल टू cos B, ये इन्होंने गिवन दिया है। प्रूफ क्या करना है, एंगल A और एंगल B को इक्वल प्रूफ करना है। तो हमें एक बात पता है कि cos A, अगर सिर्फ मैं बात करूं एंगल A की बात करूं, तो एंगल A के लिए बेस और परपेंडिकुलर क्या होगा। देखिए मैं आपको अपनी बेसिक वाली वीडियो में बता चुका हूं कि अगर आपको जिस भी एंगल की बात कर रहे हैं वो एंगल हमेशा हाइपोटेन्यूस और बेस के बीच में होता है। तो ये हो जाएगा बेस AC और हाइपोटेन्यूस हो जाएगा AB। अब हमेशा ध्यान रखना, जो ये स्लैंट वाली जो लाइन होती है ये हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है। ऐसे नहीं ध्यान रहता तो ऐसे याद रखना कि हमेशा 90 डिग्री के ठीक सामने जो भी साइड आ रही है वो हाइपोटेन्यूस होती है। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूस आपको पता चली जाएगी। और एंगल की जो दूसरी साइड, एक साइड तो हाइपोटेन्यूस होगी, दूसरी साइड बेस होगा। ठीक है, अब जो बच गया वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो cos A के लिए अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पर बेस और हाइपोटेन्यूस क्या है, यहाँ पर बेस कितना है, बेस है AC और हाइपोटेन्यूस क्या है AB। तो हाइपोटेन्यूस हो गया AB इक्वल टू, ये है cos B। अब cos B के लिए समझाने के लिए मैं ऐसा करता हूं, वैसे तो एक ही ट्रायंगल में हो जाता, लेकिन आपको मैं दूसरा ट्रायंगल बना के समझाता हूँ। ठीक है, जिससे आपको क्लियरली समझ में आए बिल्कुल। अब एंगल कौन से की बात कर रहे हैं, एंगल B की बात कर रहे हैं। तो एंगल B के लिए अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पर एंगल B है ना, सेम फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ नीचे, ये हम ऊपर वाली फिगर में भी देख सकते थे। जब आप अच्छे से क्वेश्चन सब कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपको एक ही फिगर में समझ में आ जाएगा। तो मैंने एंगल बी को अलग से समझाया। देखो एंगल बी मैंने अभी बताया था 90 के ठीक सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूस। और बेस कहाँ होता है, एंगल जहां पर टिका होता है वो होता है बेस। यानी कि मेरा एंगल इस बार ये बी एंगल यहाँ पर था, तो एंगल किस किस के बीच में होगा, बेस के और हाइपोटेन्यूस के बीच में आएगा। और यहाँ पर क्या होगा, जो बच गया वो होगा परपेंडिकुलर। ठीक है, तो cos B के लिए अगर बात करें तो cos B के लिए देखें, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या लगाएंगे, यहाँ पे सेम फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बट यहाँ पर बेस कुछ और था, परपेंडिकुलर कुछ और था। यहाँ पर बेस कुछ और था, परपेंडिकुलर कुछ और था, है ना। तो ये चीज चेंज हो जाती है, एंगल के चेंज होने से बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाते हैं। तो cos B जब हुआ तो बेस क्या है यहाँ पर, cos, देखो ये वाला cos के लिए ड्रॉ करा ना मैंने, cos B के लिए। तो यहाँ पर बेस क्या है, BC। तो यहाँ पे लिख लो BC अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो अब भी AB रहेगा। क्यों, क्योंकि हाइपोटेन्यूस हमेशा 90 के सामने आता है। AB से AB कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा, AC इज इक्वल टू BC बचा। अब AC इज इक्वल टू BC आ गया, यहां से मैं एंगल कैसे इक्वल कर सकता हूं। अगर आपको याद हो, हमने क्लास 9th में पढ़ा था, एक थ्योरम पढ़ी थी कि एंगल्स अपोजिट टू, मैंने एक थ्योरम पढ़ी थी, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। यानी कि कभी किसी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल है तो उनके ठीक सामने, मतलब एंगल अपोजिट, अपोजिट मतलब सामने वाले एंगल, ठीक है, तो इनके ठीक सामने जो एंगल आ रहे होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो AC साइड के ठीक सामने, AC कोई सी भी फिगर में देख लेना, AC के ठीक सामने क्या है, एंगल B, और BC के ठीक सामने क्या है, एंगल A। तो यहां से मेरा आंसर आ गया, एंगल B इज इक्वल टू एंगल A। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो मैं लिख लेता हूं cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो जब भी ऐसा अगर रेशियो में दिया हो तो हम क्या मान लेते हैं, 7k/8k। मैं आपको बताया था पहले भी। तो एक ऐसा करते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं, ये हो गया ट्रायंगल। ठीक है, अब इसमें
इसको मान लेते हैं थीटा एंगल। ठीक है, इस थीटा एंगल के जस्ट सामने जो भी साइड आएगी वो क्या होगा, परपेंडिकुलर। और ये जो एंगल है ये किस पे बना होता है, बेस पे बना होता है, तो नीचे होगा बेस और 90 के ठीक सामने होता है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में कह रहे थे cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, यानी कि cot का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यानी कि यहां पर बेस कितना है, बेस है यहां पर, इसको एबीसी नाम दे देते हैं। ठीक है, तो बेस मान लेते हैं यहां पर हो गया बीसी, तो बेस है बीसी, परपेंडिकुलर कितना है एबी। ठीक है, इसका मतलब इन्होंने बीसी दिया है जो वो कितना है, बीसी कंपेयर करो 7K हो गया, यहाँ पे लिख दो 7K। और AB कितना है हो गया, AB कंपेयर करो यहाँ पे जो इन्होंने गिवन दिया है 8K दिया है, तो 8K हो गया यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ पे लगाता हूं बाय पाइथागोरस थ्योरम AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये लग गई पाइथागोरस थ्योरम। तो AC हमको गिवन नहीं है बट हमको AB गिवन है। AB कितना है 8K। AB कितना है, AB के लिख लेते हैं, AB है 8K का स्क्वायर प्लस BC कितना है, BC है 7K, यहां लिख लो 7K का स्क्वायर। कितना हो गया स्क्वायर करोगे तो 8 का स्क्वायर 64K स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49K स्क्वायर हो गया यहाँ पर। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 113K स्क्वायर। ठीक है ना, तो इसका मतलब यहां से आ गया AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 113K स्क्वायर आ गया। अब अगर मैं इधर से स्क्वायर रिमूव करूं तो दूसरी साइड क्या लगेगा, अंडर रूट लगेगा, तो अंडर रूट 113K स्क्वायर, और K स्क्वायर जब रूट से बाहर आएगा तो सिर्फ K रह जाएगा और अंडर रूट 113 आएगा। तो AC आ गया अंडर रूट 113 और K बाहर आ गया। ठीक है, तो K रूट 113 हो गया। इसका मतलब ये क्या हो गया हमारे पास, ये आ गया हमारा, ये क्या है, ये आ गया हमारा हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे लिख लेते हैं K अंडर रूट 113, ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहे थे, आपको प्रूव करना था 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में क्या कह रहे हैं 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो मेरे को देखते ही ये पता लग रहा है इसमें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है, जो कि क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला, है ना। तो ये फॉर्मूला लग रहा है ऊपर भी और नीचे भी। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे ही नीचे भी लगेगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब मुझे साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू नहीं पता, तो मैं वो निकाल लेता हूं। साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू, इस तरफ पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो मैं साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकालूंगा, मुझे पता है साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर, परपेंडिकुलर है 8K और हाइपोटेन्यूज कितना है K अंडर रूट 113। K से K कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई 8 अपॉन अंडर रूट 113। ठीक है, ऐसे ही साइन की निकाली, अब कॉस की भी निकाल लेते हैं, क्योंकि साइन और कॉस दोनों चाहिए ना हमको। तो ये साइन की वैल्यू आ गई। अब कॉस की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, मुझे पता है कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां से आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करोगे, दैट मीन 7K अपॉन K अंडर रूट 113। तो K से K कैंसिल हो गया और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 7 अपॉन अंडर रूट 113। ये आ गई यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू। अब हमने साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों वैल्यूज निकाल ली है। अब हमको सिंपली पुट करके इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहां पर वैल्यूज पुट करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करना है, यानी कि स्क्वायर करना है इसका स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर करूंगा 64 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, कुछ भी नहीं 113 हो जाएगा, रूट हट जाएगा यहां से, अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा करना है, मेरे पास तो कॉस थीटा की वैल्यू है तो इसको स्क्वायर कर लो, 7 का स्क्वायर 49 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर 113 हो जाएगा, रूट हट जाएगा बस। तो ऊपर भी एलसीएम ले लेते हैं और नीचे भी एलसीएम ले लेते हैं।
ऊपर एलसीएम कितना आएगा 113, तो यहाँ आएगा 113 माइनस 64। ऐसे ही नीचे भी एलसीएम ले लेते हैं, नीचे भी आएगा 113 क्योंकि 1 और 113 का एलसीएम 113 होता है। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू 113 माइनस 49 इंटू 1 49। यहाँ से 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 113 माइनस 64। 113 माइनस 64 करो कितना आएगा, ये आएगा 49। तो ऊपर आ गया 49 अपॉन 113 माइनस 49 करो तो कितना आएगा 64 आएगा। तो इसका मतलब ये मेरा आंसर आ चुका है फर्स्ट पार्ट का। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया 49 अपॉन 64 इज द आंसर। अब देखते हैं सेकंड पार्ट कैसे करेंगे। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सेकंड पार्ट में क्या कह रहे थे, हमको सेकंड पार्ट में फाइंड करना था कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। अब मुझे पता है कॉट थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है क्वेश्चन में, बेस है BC और परपेंडिकुलर कितना है क्वेश्चन में AB। फाइंड क्या करना था, यहां से पहले मैं कॉट थीटा निकाल लेता हूं। BC अपॉन AB करो, BC कितना है 7K और AB कितना है 8K। K से K कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 7 अपॉन 8। बट मुझे फाइंड क्या करना था, मुझे फाइंड करना था कॉट स्क्वायर थीटा, इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा करना था, तो इधर भी स्क्वायर कर दो। यहाँ पे आंसर आ जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। तो कॉट स्क्वायर थीटा का आंसर आया मेरा 49 अपॉन 64। दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं इफ 3 cot A इज इक्वल टू 4, 3 cot A इज इक्वल टू 4। तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, 3 को डिनोमिनेटर में ले जाता हूँ राइट हैंड साइड में, तो cot A इज इक्वल टू 4 अपॉन 3 हो जाएगा। और जब भी रेशियो दिया होता है इसको K लेट कर लेते हैं, 4K अपॉन 3K। ठीक है, अब मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूं। एक ट्राइंगल बना के हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं क्वेश्चन को। इसमें क्या कह रहे हैं, अब देखिए ए एंगल की बात कर रहे हैं, तो मैंने मान लिया ए एंगल यहां पर है, बी एंगल यहां पर है और सी एंगल यहां पर है। बी एंगल पर 90 डिग्री है, तो 90 के ठीक सामने हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। ए एंगल की बात कर रहे हैं, तो ए एंगल के लिए बेस तो नीचे वाला होगा और परपेंडिकुलर सामने होगा बिल्कुल। ठीक है, तो cot थीटा 4K अपॉन 3K दिया है। मुझे एक बात पता है कि cot थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि बेस AB ये हो गया 4K और परपेंडिकुलर यानी कि हो गया 3K। अब हाइपोटेन्यूज नहीं दिया हुआ तो हम हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या है पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहां से AC हमको गिवन नहीं है तो AC को नहीं लिखेंगे, AB को लिखेंगे। AB कितना है 4K, तो ये हो जाएगा 4K का होल स्क्वायर और BC कितना हो जाएगा 3K का होल स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर इज 16K स्क्वायर प्लस दिस इज 9K स्क्वायर। 16 प्लस 9 हो जाएगा 25K स्क्वायर। यहां से आ गया AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 25K स्क्वायर। तो हमें AC निकालना है तो अंडर रूट कर लेंगे, अंडर रूट 25K स्क्वायर। अब 25 होता है 5, अंडर रूट के बाहर निकाल लें तो K स्क्वायर होता है K। तो AC की वैल्यू आ गई है हमारी 5K। ठीक है, तो यानी कि हमारा हाइपोटेन्यूज आ चुका है 5K। अब क्वेश्चन में कह रहे थे हमें फाइंड करने के लिए 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है। इसको प्रूफ करना था इक्वल टू कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, ये प्रूफ करना था। तो हम ऐसा कर लेते हैं, ये चेक करना था, प्रूफ नहीं करना था, ये चेक करना था कि ये इक्वल है या नहीं है। तो हम LHS को सॉल्व करते हैं, इसको LHS को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहां से मेरे को 10 की वैल्यू नहीं पता, मैं 10 निकाल लेता हूं पहले। तो देखिए इधर एक लाइन खींच लेते हैं, मैं आपको बताता हूं 10 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो 10A की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है और परपेंडिकुलर कितना है 3K और बेस कितना है बेस 4K, यानी कि K से K कैंसिल हो गया तो ये आ गया 3/4। ठीक है, तो 10A की वैल्यू आ गई 3/4। चलिए रखते हैं। तो यहाँ पे LHS जब सॉल्व कर रहा हूं तो 1 माइनस 10 स्क्वायर A है, हमें 3/4 जो वैल्यू निकाली वो 10A की थी, तो 3/4 का स्क्वायर करना पड़ेगा हमको। ठीक है,
अपॉन 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 1 माइनस 1 प्लस है नीचे, तो यहां पर प्लस कर लो, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों जगह एलसीएम लेंगे, ऊपर भी और नीचे भी। तो एलसीएम लेने पर क्या आएगा, ऊपर एलसीएम आएगा 16, 16 माइनस 9, नीचे भी एलसीएम आएगा 16, 16 प्लस 9 हो जाएगा, यहाँ पर 16 से 16 कैंसिल, 16 में से 9 गए, बचेगा 7 और ये हो जाएगा 25। तो एलएचएस आ रहा है सॉल्व करके 7/25। अब हमको आरएचएस चेक करना है, क्या आरएचएस भी यही आ रहा है? तो आरएचएस चेक करने के लिए हमें साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो मैं ऐसा करता हूं, यहां पर पहले साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेता हूं। साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है 3k अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है 5k, k से k कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 3/5। तो ये आ गई हमारी साइन थीटा की वैल्यू। ऐसे ही हमें cos थीटा की वैल्यू भी निकालनी है। तो cos थीटा की वैल्यू मैं साइड में लिख लेता हूं, इधर लिख लेता हूं, देखो cos थीटा कितना हो जाएगा, cos थीटा कितना होगा जल्दी बताओ, cos थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां पर बेस कितना है, बेस है 4k, तो 4k अपॉन 5k, k से k कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4/5। यहां से मेरी cos थीटा की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, तो साइन थीटा भी आ गया और cos थीटा भी आ गया। क्यों निकाला मैंने, क्योंकि मेरे को आरएचएस में यही तो प्रूफ करना था कि साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा प्रूफ करना था ना। तो मैं आरएचएस को सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं। आरएचएस है मेरा क्वेश्चन में cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। इस एंगल को a लिख लो थीटा की बजाय, है ना, साइन a और cos a लिख लो, थीटा कर दिया था मैंने, आप a कर लो इसको। ठीक है, यहां पर थीटा मान लेना, आपकी एक ही बात है। तो साइन, अब हम कर रहे थे cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। cos स्क्वायर a करोगे तो यानी कि 4/5 दिया था हमने, cos अभी फाइंड किया, इसका स्क्वायर कर लो। साइन a की वैल्यू हमने अभी निकाली 3/5, ये है 3/5, इसका भी स्क्वायर कर लो क्योंकि साइन स्क्वायर है ना। तो चेक करो ये कितना होगा 16/25 माइनस 9/25। तो यहां से सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 7/25, जो कि इक्वल आ रहा है, एलएचएस एंड आरएचएस इक्वल, तो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। हेंस प्रूव, हमारा प्रूव हो गया कि एलएचएस और आरएचएस क्या है, इक्वल है। यही प्रूफ करना था इसमें कि इक्वल है या नहीं है, हमने प्रूफ करके दिखाया कि ये दोनों इक्वल है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 8.1। इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। तो ऐसा करते हैं, एक ट्राइंगल ही बना लेते हैं। एक ट्राइंगल बना लिया एबीसी, इसमें क्या कह रहे हैं, राइट एंगल जो है वो किस पर है, बी एंगल पर राइट एंगल है। तो बी एंगल, ये राइट एंगल बना लिया। ठीक है, अब ए एंगल को यहां ले लेते हैं और सी एंगल को यहां ले लेते हैं। इट्स योर चॉइस, आप ए को ऊपर भी ले सकते हो और सी को नीचे भी। ठीक है, तो चलिए, इफ 10a इज इक्वल टू 1/√3, ये कह रहे हैं कि 10a जो है वो कितना है 1/√3, ये गिवन है। यानी कि मुझे पता है 10a का फॉर्मूला कितना होता है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब जरा ध्यान से सुनना, अगर मैं ए एंगल यहां पर ले रहा हूं नीचे, तो ये होगा बेस ए एंगल के लिए, और 90 के ठीक सामने होता है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो गया एंगल ए के लिए। और एंगल सी के लिए जब निकालना है, क्योंकि सी भी यूज हो रहा है क्वेश्चन में, एंगल सी के लिए जब निकालेंगे तो मैं अनदर ट्रायंगल एक ड्रॉ करूंगा, उसमें आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो पहले एंगल ए के लिए देख रहे हैं। तो यहां से 10a गिवन है p/b, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो गया 1 और बेस हो गया √3। अब कभी भी क्वेश्चन इस तरीके से फ्रैक्शन में दिया हो, मतलब रेशियो दिया हो, तो इसको k लेट कर लेते हैं। तो मैं मान लेता हूं परपेंडिकुलर 1k हो गया और बेस हो गया √3k, k मान लेते हैं रेशियो को। ठीक है, अब देखिए, तो परपेंडिकुलर पे लिख लेता हूं 1k और बेस पर लिख लेता हूं √3k। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम AC फाइंड करेंगे पहले। तो मैं लिख रहा हूं इन ट्राइंगल ABC
बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम बाय पीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहां से AC की वैल्यू नहीं पता तो AC स्क्वायर ही रहने दो इसको। AB का स्क्वायर करो तो यानी कि √3k का स्क्वायर प्लस BC यानी कि 1k का स्क्वायर। ठीक है, तो √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 हो जाएगा, 3k स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1k स्क्वायर। दोनों को ऐड करोगे तो आएगा 4k स्क्वायर, यानी कि AC स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4k स्क्वायर। जब AC निकालना है तो इधर लगाएंगे √4k स्क्वायर, और 4 का रूट जब सॉल्व करते हैं तो क्या आता है 2 आता है, k स्क्वायर का आता है k। अब रूट हट गया तो यहां से हमारे AC की वैल्यू आ चुकी है 2k। ठीक है, यानी कि हाइपोटेन्यूस आ गया 2k। अब हम ऐसा करते हैं, जो जो क्वेश्चन में यूज हो रहा है वो पहले फाइंड कर लेते हैं। साइन ए यूज हो रहा है, कॉस ए यूज हो रहा है, बस साइन ए और कॉस ए यूज हो रहा है। तो ए एंगल के लिए मैं यहां पे लिख रहा हूं साइन ए कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस फॉर्मूला होता है। तो यहां से परपेंडिकुलर कितना है 1k, और हाइपोटेन्यूस हमने अभी फाइंड करा 2k, यानी कि साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से 1/2 आ गई। ठीक है, अब कॉस ए की भी निकाल लेते हैं। जो जो क्वेश्चन में यूज हो रहा है सबकी वैल्यू निकाल लेते हैं, लास्ट में पुट करेंगे। ये आ गई साइन ए की वैल्यू। सिमिलरली हम कॉस ए की भी निकाल लेते हैं। कॉस ए की वैल्यू कितनी आएगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है कॉस का फॉर्मूला, तो बेस कितना है √3k और हाइपोटेन्यूस कितना है 2k। तो यहां से आ गया मतलब कॉस ए की वैल्यू आ गई √3/2। अब देखते हैं और क्या यूज हो रहा है। अब साइन सी कॉस सी यूज हो रहा है। तो अब सी एंगल के लिए मैंने आपको बताया था कि दूसरा ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे हम एक, है ना। तो ऐसा करते हैं, एक अनदर ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। मैं सेम ट्राइंगल दूसरा ड्रॉ कर रहा हूं क्योंकि मेरे को सी एंगल के बारे में समझाना है अब आपको। अब हमने एंगल लिया ये वाला, मतलब एबीसी वहीं के वहीं है, सब कुछ वहीं है, बस सी यहीं है, बी यहीं पर है और ए भी यहीं पर है। लेकिन मुझे पता है एंगल सी की जब बात करेंगे तो बेस हो जाएगा ये वाला और सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, और 90 के ठीक अपोजिट क्या होता है हाइपोटेन्यूज, ये तो हमेशा याद रखना। तो इस केस में मैंने तीनों वैल्यूज फाइंड कर ली। बीसी की वैल्यू पता है मुझे 1k, एबी की वैल्यू पता है √3k, और एसी मैंने अभी फाइंड किया था, एसी की वैल्यू कितनी है 2k। सबकी वैल्यूज पता है मुझे। सिंपल मुझे साइन सी और कॉस सी की वैल्यूज लिखनी है। तो साइन सी यहां से कितना आ जाएगा, साइन सी होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे देखो, दूसरी वाली फिगर में देखो, परपेंडिकुलर है हमारा AB, तो AB की वैल्यू है √3k अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा AC है, हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 2k, तो इसको कैंसिल करोगे तो यहाँ से साइन सी की वैल्यू कितनी आ गई √3/2, ये आ गया हमारा साइन सी। ऐसे ही कॉस सी भी निकाल लेते हैं। मैं इसलिए निकाल रहा हूं क्योंकि मेरे को क्वेश्चन में जो करना है अभी ये सारी वैल्यूज रखनी है वहां पर, तो इसलिए मैंने चेक कर लिया कि साइन सी यूज हो रहा है, यहाँ पर साइन ए यूज हो रहा है। ठीक है, जो जो यूज हो रहा है उनकी वैल्यूज निकाल रहा हूं। अब क्या निकालना है, कॉस सी। तो कॉस सी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, देखो सी एंगल को देखो जरा, कॉस सी जो सेकंड वाली फिगर बनाई इसको देखो, यहाँ पर कॉस सी की बात करें तो फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। मैंने पहले भी लिखा था, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बस अब बेस बदल चुका है, बेस हो गया BC, तो BC की वैल्यू कितनी है 1k अपॉन हाइपोटेन्यूज अब भी सेम है 2k, तो k से k कैंसिल हो गया, यहां से आ गया cos C की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। ठीक है, तो यहां से आ गई cos C की वैल्यू। ये हमारी सारी वैल्यूज आ चुकी हैं जो जो हमको क्वेश्चन में यूज करनी है। मैं यहाँ पे टिक लगा देता हूँ कौन कौन सी वैल्यूज यूज होनी है क्वेश्चन में। साइन ए, कॉस ए, साइन सी और कॉस सी, ये चारों वैल्यूज हमने यूज करनी है, इसलिए मैंने फाइंड कर ली। अब देखिए जरा ध्यान से, देखिए क्वेश्चन का पहला पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, साइन ए कॉस सी, तो सबकी वैल्यूज रखो। फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखते रहना। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ये वाला ये कर रहा हूं। तो साइन ए कॉस सी, साइन ए की वैल्यू रखो सबसे पहले 1/2 इनटू
cos c कितना है 1/2 प्लस cos a, अब cos a की वैल्यू देखो कितनी है √3/2 इंटू sin c की वैल्यू कितनी है √3/2। रख दी वैल्यूज, तो यहां से आ जाएगा 1/2 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। √3 इंटू √3 कितना होता है 3 हो जाता है, 2 2 4, तो 1/4 प्लस 3/4 यहां से कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लेना 4/4 आ जाएगा, 2 की कितना होता है 1 होता है। तो मेरे फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना आ गया 1। क्लियर। अब हमें देखना है सेकंड पार्ट का आंसर। तो ऐसा करो, आप यहां तक नोट कर लो, मैं फर्स्ट पार्ट को रब करके यहीं पे सेकंड पार्ट कर रहा हूं। ठीक है, अब देखिए सेकंड पार्ट, इसको रब कर देते हैं, यहीं पे सेकंड पार्ट कर देता हूं। देखिए सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखना आपको। ठीक है, सेकंड पार्ट अब मैं ये वाला कर रहा हूं, ध्यान से देखना, ये वाला क्वेश्चन में दिया है सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट अब करेंगे, इसमें क्या कह रहे हैं, सबसे पहले लिखा है cos a cos c, तो सबसे पहले cos a की वैल्यू, cos a कितना है ये रहा √3/2, मैंने तभी सारी वैल्यूज निकाल के रख ली थी पहले ही। cos a इंटू cos c कितना है 1/2 माइनस sin a की वैल्यू है 1/2 इंटू sin c की वैल्यू है √3/2। सारी वैल्यूज आपके सामने लिखी है, ये चारों बॉक्स बनाए हैं मैंने, इसमें वैल्यूज लिखी हुई। अब क्या करेंगे, सिंपली हमें वैल्यूज की मल्टीप्लाई करनी है और देखना है क्या आंसर आ रहा है। तो ये हो जाएगा √3 इंटू 1 √3, 2 2 4 माइनस 1 इंटू √3 √3, 2 2 4, ये कितना आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 आंसर आ जाएगा। तो सेकंड पार्ट का आंसर आ रहा है 0। क्वेश्चन नंबर 10, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं जिसमें राइट एंगल जो होगा वो Q पर होगा। ठीक है, तो यहां पर मैं मान लेता हूं राइट एंगल जो है वो क्या है Q पर है, यहाँ पर P लिख लेते हैं, यहाँ पर R लिख लेते हैं, PQR ट्रायंगल बन गया हमारा। अब इसमें क्या कह रहे हैं, PR प्लस QR इन दोनों को ऐड करने पर आता है 25। ठीक है, और PQ की वैल्यू कितनी है 5, तो PQ की वैल्यू लिख लेते हैं 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और PR और QR दोनों को ऐड करके 25 आता है, ये दिया हुआ है। और आपको फाइंड क्या करना है, sin P फाइंड करना है, cos P फाइंड करना है और tan P तीनों फाइंड करना है। तो यहाँ पर है मतलब हमारा P एंगल। ठीक है, तो ये हो गया, एंगल के नीचे होता है बेस, 90 के ठीक सामने होता है हाइपोटेन्यूस, और सामने क्या होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो मैंने बेस, हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर तीनों लिख लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन में, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो इन ट्राइंगल PQR बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाइए इसमें। सबसे पहले हम लिखेंगे PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। अब PR तो हमको गिवन नहीं है, अभी PQ गिवन है हमको 5 का स्क्वायर यहाँ पर, तो यहां पर आएगा QR का स्क्वायर और यहां पर आएगा PR का स्क्वायर। तो यहां पर कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, इसको माइनस में ले जाते हैं इधर, यहाँ पे आ जाएगा PR का स्क्वायर माइनस QR का स्क्वायर। यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला आपको याद होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये क्लास 9 का फॉर्मूला a प्लस बी इंटू a माइनस बी वाला लगा दिया हमने, इक्वल टू 25। अब जरा ध्यान से देखना, PR प्लस QR की वैल्यू आपको गिवन है 25, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ 25, यहाँ पर आ जाएगा PR माइनस QR और इक्वल टू में भी क्या था 25, तो 25 से 25 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा PR माइनस QR इज इक्वल टू 1 आ गया यहाँ पर। तो चलो देखते हैं, PR माइनस QR हमने फाइंड कर लिया और PR प्लस QR इन्होंने क्वेश्चन में गिवन दिया था हमको, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन हमारी। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या गिवन था हमें, हम मैं यहीं पे लिख देता हूँ PR प्लस QR जो क्वेश्चन में गिवन था वो था 25। ठीक है, इसको मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करने लगे तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सबने चैप्टर नंबर 3 पढ़ लिया होगा, एलिमिनेशन मेथड वहां पर था, तो एलिमिनेशन से इसको सॉल्व करते हैं। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं, एक इधर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं, यानी कि ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, तो कर दो ऐड, PR माइनस QR इज इक्वल टू 1 और PR प्लस QR इज इक्वल टू 25। तो ऐड करेंगे तो QR से QR कैंसिल हो जाएगा
यहाँ पे आ जाएगा 2PR इज इक्वल टू 26, यानी कि PR की वैल्यू आ जाएगी 26/2 यानी कि 13। तो हमारे पास PR की वैल्यू आ चुकी है 13। ठीक है, अब PR की वैल्यू भी आ चुकी है और मेरे को पता था PR और QR दोनों मिलके कितने हैं 25। तो इसको इक्वेशन को अगर हम पुट कर दें, इस PR की वैल्यू को अगर मैं पुट कर दूं, पुट इन इक्वेशन नंबर 2, तो यहां से QR की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे लिखो 13 प्लस QR इज इक्वल टू 25। सेकेंड इक्वेशन में पुट किया तो QR आ जाएगा 25 माइनस 13 जो कि कितना होता है 12। तो QR आ जाएगा यहां से 12। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मेरे पास QR की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, मेरे पास QR की वैल्यू आ चुकी है और PR की वैल्यू भी आ चुकी है और QP मेरे पास क्वेश्चन में गिवन था। अब मेरे को साइन P, cos P और tan P निकालना है। तो सिंपल, अब आपको क्या निकालना है, साइन P। तो साइन P का फॉर्मूला लगाओ। साइन P का फॉर्मूला होता है ये रहा P एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर है P एंगल, तो साइन P का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना है QR, और QR की वैल्यू आप देख सकते हो अभी हमने फाइंड करी कितनी है 12, और हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पर PR। PR की वैल्यू कितनी है 13, तो साइन P आ गया 12/13। क्लियर। अब हमको देखनी है कौन सी वैल्यूज, साइन P के बाद cos P और tan P। तो अब देख लेते हैं cos P की वैल्यू। cos P की वैल्यू देखें, cos P का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां से बेस देखिए कितना है, 2P बेस है जो कि 5 दिया था, और हाइपोटेन्यूज कितना है PR, PR कितना था 13। तो QP की cos P की वैल्यू कितनी आ गई 5/13। ठीक है, अब हमारे पास cos P भी आ चुका है, sin P भी आ चुका है। अब सिंपल एक लास्ट रह गया tan P। तो tan P देख लेंगे। ठीक है, एक आया 12/13, एक आया 5/13। लास्ट क्या रह गया हमारा tan P। tan P देख लेते हैं। tan P का फॉर्मूला क्या है, tan P का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर QR, QR कितना है 12, और बेस कितना है PQ यानी कि 5। तो tan P की वैल्यू आ गई यहां से, हमारी tan P की वैल्यू आ गई 12/5। दीज आर आवर आंसर्स। ठीक है, ये हो गया tan P की वैल्यू, sin P की वैल्यू और cos P की वैल्यू, ये हमारे आंसर्स हैं। स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 8.1 के लास्ट क्वेश्चन पर है, 11th क्वेश्चन पर। ये सिर्फ ट्रू फॉल्स है, लेकिन सारे ट्रू फॉल्स बहुत ध्यान से समझने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 को मैं आराम से समझाता हूं आपको। द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1। द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1। कैसा होता है कि हमेशा tan A की वैल्यू जो है वो हमेशा 1 से छोटी रहे। नहीं तो मेरे को अगर tan के आपको टेबल याद होगा तो आपको ये याद होना चाहिए कि tan 60 पर आप देख सकते हैं, tan 60 पर कितनी होती है वैल्यू, √3 होती है। ठीक है, और √3 की वैल्यू जो होती है वो 1 से बड़ी होती है। ठीक है, आपको पता हो 1.732 लगभग ऐसी होती है। तो ये क्या है 1 से बड़ी है, लेकिन ये क्या पूछ रहे थे, ये कह रहे थे कि जो tan A की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है, तो इनकी बात गलत है। तो दिस इज फॉल्स। नाउ सी सेकंड पार्ट। sec A is equal to 12/5 for some value of angle A। जो sec A है वो 12/5 होगा for some value of angle A। ऐसा हो सकता है, तो मैं आपको बता देता हूं। sec A क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और इन्होंने वैल्यू क्या दी है 12/5। तो ऐसा हो सकता है क्योंकि हाइपोटेन्यूज हमेशा सबसे बड़ी साइड होती है, तो 12 ऊपर है बड़ा है और बेस नीचे छोटा है, तो हमेशा ये ट्रू ही होगा। ठीक है, लेकिन अगर ये कुछ ऐसा कह देते, अगर ये बोलते आपसे कि sec A की वैल्यू जो है 5/12 यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, अगर आप फॉर्मूला लगाओ तो यहां से हाइपोटेन्यूज 5 हो जाएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हाइपोटेन्यूज छोटा हो जाए बेस से, ऐसा होता है नहीं होता। हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है। तो आपको क्या याद रखना है,
कि हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है, तो 12 ऊपर आ सकता है, 5 नीचे आएगा, तो 12 ग्रेटर है, दिस इज ट्रू। नाउ सी थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में कह रहे हैं cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A। जो cos A है वो cosecant of angle A का शॉर्ट फॉर्म है क्या? आपको ये बताना है। नहीं, cosecant का शॉर्ट फॉर्म होता है cosec। क्या होता है? cosec। तो ये हो गया फॉल्स। मैं आपको यहां पे लिख देता हूं, cosecant किसका नाम है? इसको बोलते हैं cosec। ठीक है, तो यहाँ पे तो cos बोल रहे थे, तो ये गलत हो गया, फॉल्स। फोर्थ देखते हैं, cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। नो, ऐसा कभी नहीं होता। cot A जो है, मैंने अब बेसिक्स की वीडियो में बताया था, ये मैं फॉर्मूलास की वीडियो पढ़ा रहा था, तो उसमें मैंने बताया था कि कभी भी इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करते। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है cot और cot के साथ इसका एंगल है A। A क्या है इसका? ये एंगल है A। ठीक है, तो इसका मतलब इनकी मल्टीप्लाई नहीं करनी आपको। कभी आप cot और A को मल्टीप्लाई समझ लो, ये यही तो बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं cot A is the product of cot and A। No, this is not true। तो सी लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट में क्या कह रहे हैं? sin theta is equal to 4/3। sin theta is equal to 4/3 for some angle theta। sin theta मुझे पता है, फॉर्मूला क्या होता है sin theta का? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या ऐसा पॉसिबल है कि हाइपोटेन्यूज छोटा हो जाए परपेंडिकुलर से? कभी भी ध्यान रखना, ट्राइंगल में जो हाइपोटेन्यूज होता है वो सबसे बड़ी साइड होती है, सबसे बड़ी साइड ट्राइंगल की। राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड जो होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि परपेंडिकुलर तो 4 है और हाइपोटेन्यूज 3 है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर भी क्या होगा? फिफ्थ का आंसर भी फॉल्स होगा। क्लियर? So this is all about question number 11. Thank you.